हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिवीजन कोड। आज हम यूकेपीएससी अपर पीसीएस 2024 पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। इस पार्ट में आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसमें से 3 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। इसके अलावा बायोलॉजिकल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कहते हैं ना उसमें कि किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे हमें क्या करना होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करना होता है। तो डॉक्टर ऐसी कौन सी मेडिसिन देते हैं जिससे उसका इम्यून सिस्टम की पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, एक ऐसा क्वेश्चन होगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, हाइड्रोफाइट्स कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो अगर आपके वन लाइनर टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे और टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलो बिना किसी डिले के हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 71 क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर टाइटली वाउंड 110 कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर एक टाइटली वाउंड है, ठीक है, 100 टन की कॉइल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसमें 1 एम्पेयर करंट क्या कर रहा है, फ्लो हो रही है। हमें कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना। तो यार सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, हमें पता है कि एक सिंगल वायर है जिसको हमने कितने बार 100 टाइम्स क्या करा है, इसको टर्न करा है। यानी कि जब हमने इसको 100 टाइम्स क्या करा है, टर्न करा है, तो क्या बन गया, आपका सर्कुलर कॉइल बन गया। तो सर्कुलर कॉइल बन गया है, तो जो इससे क्वेश्चन में बोला जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, उससे बोला रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। और इसमें एक चीज बोला कि जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। ये हो गया हमारा। अब देखो जो 10 सेंटीमीटर इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या होगा, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 10⁻⁻1 मीटर। तो 0.1 मीटर ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। हमें रिलेशन पता है कि भाई अगर जब सिंगल टर्न होता है तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसकी वैल्यू होती है B = μ0I/2R, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे सिंगल टन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है 100 टन्स की बात हो रही है ना। 100 टन्स की बात कर रहा है तो यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। क्या करनी पड़ेगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। तो यानी कि B = μ0NI/ क्या आ जाएगा आपका 2R आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। वैल्यू क्या क्या है, अगर आपको पता होगा कि यार जो μ0/4 पाई होती है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। अगर μ0 4 पाई को ऊपर ले जा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, μ0 = 4 पाई × 10⁻⁻7, ये आ गया। अब क्या करना है, जो ये फॉर्मूला था इस फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट कर देनी है। 4 पाई × 10⁻⁻7 n = 100 यानी कि 10⁻2 हो गया। आई कितना हो गया 1, 2R 2 इंटू कितना था आपका 10⁻⁻1, ये हो गया। और अब आपकी वैल्यू कितनी आई, जैसे ये कर लिया 2 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, फिर 10⁻⁻7 +2 +1, तो कितना आया आपका 2 × 3.14 × 10⁻⁻4, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 × 10⁻⁻4। तो इसका आंसर हमारा आ गया 6.28 × 10⁻⁻4 टेस्ला में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन में है क्या, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में है 6.28 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये पहले ही ऑप्शन में हमें इसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्लिट्स आर मेड 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue green light of wavelength 500 nanometer is used? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेज दैट 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. ब्लू ग्रीन लाइट की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, हमें फ्रिंज सेपरेशन बीटा फाइंड करनी है ना।
तो हम चलो इसको सॉल्व करते हैं, 72 पे आते हैं, 72 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करने से पहले देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती है। एक होता है स्मॉल डी। स्मॉल डी का क्या सीन है आपका, इसमें ये सीन है कि जो स्लिट्स के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होता है ना, जिसको हम स्लिट सेपरेशन कहते हैं, ये उसको शो करता है, ठीक है, ये उसको डिनोट कर रहा है। अब आते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी किसके किसके बीच में होता है, जो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल डी। अब आता है लैम्डा। लैम्डा किसको बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। और जो बीटा होता है किसको बोलेंगे, बीटा आपका बोलेंगे फ्रिंज विड्थ में जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं, देखो जैसे जैसे हमने ये बनाया, आपका स्लिट्स बना दिए, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन हो गई, राइट, ये क्या हो गया, स्क्रीन हो गया, ये स्लिट्स हो गया S1 S2, ये आपकी लाइट हो गई, ठीक है। तो देखो डायग्राम में अगर हम देखें, 2 स्लिट्स है S1 एंड S2, इसके सामने क्या रखा है, स्क्रीन रखी है। स्लिट्स और जो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस है ना, यानी कि जो स्लिट्स है और जो ये स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल डी से। और जो इन दोनों के बीच में, स्लिट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें क्या पता होना चाहिए, अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि बीटा इक्वल्स टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो आपको ये पता हो गया, बस हमें क्या करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे, देखो अब हमें पता है कि भाई लैम्डा की कितनी वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 500 नैनोमीटर। तो आप देखो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, राइट। तो लैम्डा हमें पता कितना है, 500 यानी 500 नैनोमीटर। जब भी नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 10⁻⁻⁻ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, इतना हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं डी की क्या वैल्यू है, डी की वैल्यू देखते हैं। स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो कितना बोला इससे, स्मॉल डी की वैल्यू इससे बोला 1 mm है। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा आपका, 10⁻³ मीटर आ जाएगा, है ना, 1 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है भाई, अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो वैल्यू रख दो, 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू डी, डी में कितना था हमारा, कैपिटल डी कहाँ क्या यार, हाँ कैपिटल डी हमारा 1 था, तो कैपिटल डी 1 हो गया, और स्मॉल डी कितना था, 10⁻³ मीटर, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें कहना है जो डिनोमिनेटर में जो 10⁻³ है ना, जब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा ये। तो अब हमें क्या करना है भाई, इसको ऐसे सॉल्व करना है, 500 इंटू 10⁻⁹ प्लस 3, फिर इसको भी कर दो 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹ प्लस 3, फिर 5 इंटू 10⁻⁹ प्लस 3 प्लस 2। तो ये फिर आपका कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, है ना, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये कितना आपका 0.5 mm इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये आंसर है कहीं पर 0.5 mm, ये तो नहीं है, 0.5 mm, हाँ, तो हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली wavelength of a ball mass 0.12 kg moving with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ये कुछ नहीं है, बस इसमें हमें फॉर्मूला पुट करना है, बाकी इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 73 क्वेश्चन है हमारा, हमें पता है कि यार इसका फॉर्मूला क्या है, सॉरी इसका फॉर्मूला हमारा है लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन mv। जो आपका H है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट H की वैल्यू क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻34
ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। मास कितना दे रखा है 0.12 है ना, और वेलोसिटी कितनी देर की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड इतनी दी थी। ठीक है, हमारी वैल्यू हो गई, बस वैल्यू करना है पुट करना। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वैल्यू रख दो आप। एच की वैल्यू कितनी थी 6.16 माइनस 34। ठीक है, और 0.12 इंटू 10, सॉरी 12 इंटू 20। अरे ठीक है, ये हो गया। फिर इसको क्या करो, आप सॉल्व करोगे तो पता आपका कितना आएगा, 2.7625 इंटू 10⁻34। तो कितना आएगा 2.76 इंटू 10⁻34, इसका आंसर आ जाएगा हमारा मीटर में। ठीक है, तो अब हमें देखना है ये कहीं पे ऑप्शन में है आपका कितना, तो ऑप्शन 2.76 इंटू 10⁻34, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। 6. ये भी नहीं है और ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे -34 था। हाँ, तो इसका आंसर आ गया हमारा, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फूड केन्स आर कोटेड विद टीन इंस्टेड ऑफ जिंक बिकॉज, ये कहना चाह रहा है कि जो फूड केन्स होती है ना, उसको कोटेड जो करता है वो टीन से क्यों करते हैं। जिंक से भी तो कर सकते थे ना, बट हम उसकी जगह पे टीन से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो जिंक होता है ना, ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन देखो इसने फर्स्ट ऑप्शन बोला कि जिंक इज एक्सपेंसिव देन टिन। क्या सही है? नहीं, ये कोई रीजन नहीं बनता है कि इसलिए हम टिन को कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज हायर देन टिन, ये भी नहीं है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन या जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, इन दोनों में से एक आंसर होगा। क्या हो सकता है बताओ। तो इसका आंसर है हमारा, क्या है इसका आंसर, जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तभी तो नहीं कर रहे। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होता तो भाई हम जिंक को लेते ना, तो ऑब्वियसली बात है जिंक क्या आपका मोर रिएक्टिव है। तो देखो, जैसे फूड केन्स होते हैं ना हमारे, जैसे फूड कैन से होता है, तो क्या होता है कि इन कैन में क्या होता है, इनका पर्पस होता है कि भाई इसका फूड क्या रहे, आपका सेफ रहे, राइट। तो आपका जो जिंक होगा वो टीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसको क्यों रखेंगे भाई हम जिंक में, मतलब उसमें क्यों रखेंगे हम कैन में उसके कोटिंग के लिए, है ना। तो अगर हम कैन के अंदर अगर जिंक कोटेड कर देते हैं ना, तो क्या होगा, जैसे कोई एसिडिक फूड होता है ना, जैसे आपका टोमेटो हो गया, है ना, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, पिकल्स हो गया, तो ये जितनी चीजें होती है ना, क्या करती है, रिएक्ट कर सकती है। इस रिएक्शन से क्या होता है कि आपके जो हार्मफुल कंपाउंड होते हैं ना, वो बन सकते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, राइट। इसलिए जो फूड कैंस होता है उसमें क्या है, टीन की कोटिंग की जाती है। टीन क्या होता है आपका कम रिएक्टिव होता है और ये फूड के साथ इजीली रिएक्ट भी नहीं करता है, तो इसलिए फूड क्या रहता है, इसमें सेफ रहता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हमारा हो गया जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 75 वाला, ये कह रहा है एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैड लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो यार ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब तक तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर है हमारा उत्तरकाशी। ठीक है, वैसे ऑप्शन में पढ़ लेती थी, चलो कोई नहीं। तो इसका आंसर उत्तरकाशी, क्योंकि बहुत बार आ चुका है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को याद नहीं होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है 76 का, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी मैं, ज्यादा नहीं। तो देखो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिएक्टिव। तो देखो यार, आपके ऑप्शन दे रखे ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी आयरन। हाँ, सोडियम भी आपका रिएक्टिव होता है, बट मुझे लगता है पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं होता है ना। सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव क्या कैल्शियम हो सकता है? नहीं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, तो इसके लास्ट में कितने बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इतने इजीली तो नहीं करेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2881 आता है, यानी कि इसके आउटर शेल में कितना आ रहा है 1, तो यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया आपका, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा हमारा पोटेशियम। अब देखो मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे जैसे कोई मेटल होता है ना, सॉरी, जैसे कोई मेटल होता है, उसकी हमें रिएक्टिविटी को जानना है, तो उसका मतलब है कि यार वो अपना इलेक्ट्रॉन कितने आसानी से छोड़ देता है, वही वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या होता है आपका, रिएक्टिव मेटल होता है। यानी कि जितना इजीली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगा आपका, रिएक्टिव होगा, है ना। तो इसका मतलब है जैसे पोटेशियम, मैंने अभी बताया पोटेशियम का क्या सीन था। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है आपका, 2881।
यानी कि इसके आउटर शेल में कितना है आपका, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर शेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है इससे, ठीक है। रिजल्ट में क्या होता है, जो पोटेशियम होता है ना, जो पोटेशियम होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टर सबसे ज़्यादा होता है आपका, पोटेशियम, देन आपका होता है सोडियम, देन कैल्शियम, देन क्या होता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ये ऐसा सीरीज चलता रहता है, जिंक, आयरन, है ना, PbH, ये सारे चीज़ें चलती रहेगी आपकी, ठीक है, आगे तक चलती है। इसको याद रखना है सीक्वेंस, ये आपके आगे काम हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। जो पोटेशियम होता है ना, अगर आप पोटेशियम का ना एक छोटा सा भी पीस ना किसमें फेंक दो, वाटर में फेंक दो, तो पता है वहां से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है। और पता क्या होता है, फिर इतनी हीट प्रोड्यूस होती है ना कि कभी कभी हाइड्रोजन में भी क्या हो जाता है, आग लग जाती है। इसलिए पता क्या करता है, जो पोटेशियम होता है ना उसको कभी भी वाटर के अंदर स्टोर नहीं करते, इसको किसके अंदर स्टोर करते हैं, इसको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है, समझे आप। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा आपका, पोटेशियम, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब 77 क्वेश्चन पढ़ता है, द जियोग्राफिकल रीजन विच आर पर्टिकुलरली रिच इन एंडेमिक, रेयर एंड threatened species found relatively in small areas facing significant habitat loss are referred to as, तो ए है आपका रेड स्पॉट, बी है आपका ग्लो स्पॉट, सी आपका हॉट स्पॉट्स, डी आपका वेट स्पॉट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हॉट स्पॉट, ठीक है। तो आपको 4 इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट याद रखना है, ठीक है। एक कौन सा हो गया आपका, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, और कौन सा, सुंडा लैंड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज 0 to 15 डिग्री सेल्सियस आर रिफर्ड टू एज, फर्स्ट है थर्मोफाइल्स, बी है साइक्रोफाइल्स, सी है हाइड्रोफाइल्स, डी है मिसोफाइल्स। तो इसका इसमें से आपका क्या आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर है हमारा साइक्रोफाइल्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोला है 1972, तो यार ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है ना। 1974 तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट से रिलेटेड था। 1976 तो यार इन्होंने पूछा ना कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपको याद होगा, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 1976 में था। 1978 में कौन सा था आपका, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1976, है ना, 1976। तो आपको पता है एक चीज बताती हूँ, क्या हुआ था कि जो 1972 में क्या हुआ था, 1972 में क्या होता, हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, किस पे, ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट पे हुई थी। अब क्या हो गया, इस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई कि यार इंडिया को भी लगा कि यार हमारे इन्वायरमेंट में ना, हमारे इन्वायरमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या जगह मिलनी चाहिए। इसलिए क्या कहा 1976 में बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन क्या करें, ऐड किए गए। तो इसमें से आपके 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐड करे गए। तो उसमें से 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से थे, तो ये आर्टिकल थे आपके कौन से, एक था आपका आर्टिकल 48A जो कि आपका किस में ऐड करा गया, वो आपका DPSP में ऐड करा गया। ये क्या था कि यार गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है, ये स्टेट की ड्यूटी है, यानी कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि भाई हमारे फॉरेस्ट को क्या करना है, फॉरेस्ट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है, इन्वायरमेंट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है ना। ये क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आर्टिकल 48A DPSP क्या बोलता है, स्टेट सेल एंडेवर, क्या करोगे, इसका है स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। समझ गए, जिसमें क्या बोला है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉरेस्ट को बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना, इन्वायरमेंट को क्या करना, इम्प्रूव करना। अब एक तो ये ऐड करा, दूसरा
दूसरा आपका क्या ऐड करा, दूसरा आपका ऐड करा आर्टिकल 51A क्लॉज जी। ये किस में ऐड करा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में। ये क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज में ये कहा गया भाई ये सिटीजन की भी क्या है ड्यूटी है, सिर्फ क्या है गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है। इसमें क्या बोला गया कि हर इंडियन सिटीजन का क्या है फर्ज है कि वो भी क्या करे, इन्वायरमेंट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, और जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ के है उसको क्या करना है, केयर करना है। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उसके प्रति क्या होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। ठीक है, रखिए मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हम सबको भी क्या करना है, इन्वायरमेंट की क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये चीज़ हो गई, तो यही था बस। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स सम हाइड्रोफाइट्स टू थ्राइव इन वेटलैंड्स एंड मार्शेस वेयर वाटर लेवल फ्लक्चुएट टाइम टू टाइम, है ना। तो ये कहना चाहिए, आप पहले ही मुझे बताइए हाइड्रोफाइट से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स, कैसे प्लांट, ऐसे प्लांट जो वाटर क्या कर रहे हैं, वाटर या वाटर लॉग एरियाज में उगते हैं। एग्जाम्पल कौन से, लोटस हो गए, और दूसरा कौन सा हो गया, वाटर हायासिंथ, है ना। ये ऐसे प्लांट होते हैं या ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि आपके इसमें उगते हैं वाटर में या वाटर लॉग में, है ना। जैसे स्वैम्प एरियाज होते हैं, स्वैम्प एरियाज में क्या होता है, जहाँ आपका क्या हो रहा है, जमीन में क्या हो रहा है, हमेशा पानी रहता है। यानी कि पानी कितना रह रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब एक कोई फिक्स लेवल नहीं है। यानी कि वाटर लेवल क्या हो रही है यहाँ पे, वाटर लेवल फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट कर रही है, राइट। तो ऐसे प्लांट्स को हर सिचुएशन में सर्वाइव करना पड़ जाता है। अब इसमें क्वेश्चन बोला हेल्प्स टू थ्राइव, हेल्प्स टू थ्राइव, यानी कि ऐसी कौन सी अडाप्टेशन है, ऐसी कौन सी क्या अडाप्टेशन है, यानी कि फीचर्स है जो इन प्लांट्स को अच्छे से सर्वाइव और ग्रो करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है ना। तो स्वैम्प एरियाज में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है भाई कि जो सॉइल है, सॉइल में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि रूट्स का पानी भी क्या होता है, रूट्स क्या होता है, पानी में ही डूबा रहता है। तो प्लांट को ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए जो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन रूट्स तक पहुंचाया जाए, और प्लांट को क्या कर रहे हैं, प्लांट क्या कर रहा है, फ्लोट करने में भी क्या कर रहेगा, उसकी हेल्प करेगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम हमारा कौन करता है बताओगे, क्या ए करता है राइजोमेटोस रूट्स, या सबमर्जेंट रूट्स करता है, या एरन काइमा करता है, या राइजोफोर्स करता है। तो इसका आंसर हमारा एरन काइमा टिश्यू। ये ऐसा टिश्यू होता है ना जो क्या होता है, एयर फील्ड स्पेसेस होती है इसके अंदर, जो ऑक्सीजन को क्या करता है आपका लीफ से रूट तक ले जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट प्लांट को क्या करता है, बायंसी यानी क्या करता है, फ्लोट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये कौन सा हो गया, एरन काइमा टिश्यू। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81, द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज टू ग्लोबल वार्मिंग इज गिवन बिलो। तो फर्स्ट ऑप्शन है CH4 मीथेन 20%, ऑप्शन बी आपका CFC 14%, CaCO2 40%, और N2O 6%। तो यार आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें सबसे ज़्यादा ही होना चाहिए इसका रोल, तो 40% तो नहीं होगा, अप्रॉक्स 55 to 60% तो होना ही चाहिए था। तो इसका आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट आते द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉन्ड बाय, सॉरी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 82 वाला, द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइन्ड बाय ए डेवी एंड रेथनॉफ, बी एडवर्ड ओ विल्सन, सी एम्पर, डी सेलमैन वैक्समैन। तो इसका आंसर हमारा डी है, ठीक है, सेलमैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ए है एस्ट्रोजन, बी है टेस्टोस्टेरोन, सी है इंसुलिन, और डी है थायरोक्सिन। तो इसका आंसर हमारा सी इंसुलिन। फिर आते हैं हमारा 84 पे, क्या है इसका आंसर, द हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय whom, ए लुइस पास्चर, बी जॉर्ज कोलर, सीजर मिल्स्टेन, सी एडवर्ड जेनर, डी बर्नेट। तो इसका आंसर हमारा बी। फिर आते हैं हम 80, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट इम्यूनोसप्रेसर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये कहना चाह रहा है जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद ऐसे कौन सी मेडिसिन होती है जो एज अ इम्यूनोसप्रेसर यूज करते हैं। ए होता है एंटीबायोटिक, बी होता है वैक्सीन, सी होता है इंटरफेरॉन, डी होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, है ना। तो यार ये कहना चाह रहा है आपका, देखो सबसे पहले आप समझो इम्यूनो सप्रेसर क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस कर दे, है ना।
यानी कि ऐसी मेडिसिन जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर दे। अब क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है ना हमारा किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद कौन सी मेडिसिन दी जाती है जो इम्यून सिस्टम को क्या करे, कंट्रोल करे। मान लो किसी पेशेंट की क्या हो गई है, दोनों ही किडनी क्या हो गई, फेल हो गई है, तो उसके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, जब उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद की बात कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए कि एक पेशेंट की दोनों किडनी खराब हो गई है, ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि यार एक डोनर चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, आपका हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए कि उसकी हेल्दी किडनी होनी चाहिए। हेल्दी किडनी होगी तो उस पेशेंट की बॉडी में क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये आपका हेल्दी हो गया और ये क्या हो गया आपका अनहेल्दी। तो इसकी जो किडनी थी हमने क्या कर दी, इसके अंदर डाल दी, है ना, ट्रांसप्लांट कर दी। अब क्या बोलेगा, इसकी बॉडी बोलेगी जो कि किडनी आई है ना इससे, ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो फॉरेन चीज है। जैसे इसके इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस पे क्या करते थे, अटैक करते थे ना, वैसे क्या करेगा भाई ट्रांसप्लांटेड किडनी पे क्या करना, अटैक करना शुरू कर देगा इसकी इम्यून सिस्टम। तो इसी प्रोसेस को ट्रांसप्लांट क्या बोलते हैं, रिजेक्शन कहते हैं। तो इस अटैक को रोकने के लिए क्या है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जो इसके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस कर दे। तो वो मेडिसिन है आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये तो बिल्कुल ही सही लग रहा है। बी है वैली ऑफ फ्लावर 1982, ये भी सही है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी सही है। तो आपका रॉन्ग आंसर हो गया सी। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 87 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या आपका पौड़ी गढ़वाल में है। बी है आपका स्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या आपका पिथौरागढ़ में है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या आपका चमोली में है। डी ऑप्शन है आपका बिनसम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या आपका अल्मोड़ा में है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेलोगम, द पोलिंग स्टेशन विद ओनली वन वोटर ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन फॉल्स इन विच स्टेट। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका आंसर हमारा अरुणाचल प्रदेश। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 मंथ, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिके 3/4 ऑफ द सब्सटेंस। तो फिर हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 12 मंथ, ऑप्शन बी 8 मंथ, ऑप्शन सी 4 मंथ, ऑप्शन डी 3 मंथ। इसका आंसर हमारा बी 8 मंथ। अब आते हैं 90 क्वेश्चन पे, 90 क्वेश्चन पे। द 90 क्वेश्चन कह रहा है द प्रवासी भारतीय दिवस पीबीटी और एनआरआई डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका जनवरी 19, जनवरी 9 बी ऑप्शन, सी पे है जनवरी 11, डी पे है जनवरी 12। तो इसका आंसर हो गया जनवरी 9। फिर आते हैं 91 पे, इन मार्च 2024 who made it history as the first woman sniper of the border security force। फर्स्ट ऑप्शन इज अनुपमा सिंह, बी ऑप्शन आपका सपना सिंह, सी ऑप्शन है सुमन कुमारी, डी ऑप्शन आपका वसुधा गुप्ता। तो इसका आंसर हमारा सुमन कुमारी। 92 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंडेक्स 2024। तो इसका आंसर था उस टाइम पे 42nd। तो आपका 93 क्वेश्चन कह रहा है मिशन दिव्यास्त्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज MIRV टेक्नोलॉजी, बी है पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, सी है माउंटेन गन सिस्टम, डी है आपका रिकॉनेसेंस व्हीकल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा ए, ठीक है, जो कि आपके क्या है MIRV टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का, इन February 2024 which bank was in news for the raising $300 million through its first ever sustainable finance bond issue। फर्स्ट ऑप्शन इज HDFC, बी ऑप्शन है आपका साउथ इंडियन बैंक, सी आपका एक्सिस बैंक और डी है आपका क्या यस बैंक। तो इसका आंसर होगा हमारा HDFC, ठीक है, HDFC इसका आंसर है। फिर आते हैं बिसाइड्स उर्दू पोएट गुलजार हु इज द अदर रिसिपिएंट ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ए ऑप्शन आपका क्या होता है दामोदर
मौजा, बी है आपका क्या हो गया कृष्णा सोपती, सी हो गया जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, डी आपका क्या मनोज मुमताज शेर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। ठीक है, 96 ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द ओ स्मार्ट स्कीम टिल 2026 विच इज एम्ड एट। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका आउटर स्पेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ऑप्शन बी ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज ऑक्सीजन प्लांट इन स्मार्ट सिटीज, ऑप्शन डी कह रहा है आपका ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। फिर 97 आता आपका, तो फिर आपका आता है प्रायर टू ज्योति अत्री द रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज हेल्ड बाय हुम। तो ऑप्शन फर्स्ट प्याली बसक, बी संगीता बहल, सी शेफाली सिंह, डी काम्या। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा संगीता बहल। ठीक है, फिर 98 क्वेश्चन कह रहा है नेम द सिटी वेयर 37th नेशनल गेम्स वर इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2023। ए है रांची झारखंड, बी है इंदौर मध्य प्रदेश, बी है बेम्बोलिम गोवा, डी है गुवाहाटी आसाम। तो इसका आंसर आपका बेम्बोलिम गोवा। ठीक है, फिर आते हैं 99 पे, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन 19 एशियन गेम्स। ठीक है, 2023। तो इसका क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन क्या है आपका ए 28 है, 38, 26 है, 36। तो इसका आंसर आपका 28। फिर आपका 100 क्वेश्चन कह रहा है इन February 2024 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव एज एन ऑनरी नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम किंग चार्ल्स III। ऑप्शन ए आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो इसका आंसर हमारा सुनील भारती मित्तल। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।